यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का ट्रांसफार्मर चल रहा था और ट्रांसफार्मर में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 104 तक कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 107 तक कवर करेंगे। यानी इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ भाई आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 105, 106 और 107। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भाई कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरऑल छोटा सा बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर हैं कहाँ पे, या फिर कहिए हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं। तो मशीन का भाई कोई भी बुक आप उठा लीजिए, जब भी आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर को स्टार्ट किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जैसे आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, कोर होता है। कोर में हम लोग बहुत सारा लैमिनेटेड पत्ती बना के आई का, ई का, है ना, सबको एक तरीके से लैमिनेटेड करते हैं ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा। उसका फिर हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, शेल टाइप है, कोर टाइप है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन किसके लिए अच्छा है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफार्मर को हम लोग नो लोड पे एक तरीके से यानी नो लोड फेजर डायग्राम बना करके पूरा स्टडी करेंगे। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है जिसको एक्साइटिंग करंट बोलते हैं, फिर नो लोड करंट बोलते हैं। नो लोड का भी 2 कॉम्पोनेंट है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खपत हो रहा है, एक आपका कोर लॉस के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फिर हम लोग रिफर्ड वैल्यू पढ़ते हैं, रिफर्ड वैल्यू से हम लोग फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जब आप आगे पढ़ते चले जाएंगे ट्रांसफार्मर को, तो आपका एक टॉपिक आएगा भाई जिसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला यूज़ भाई सबको पता है कि इसको हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप या फिर कहिए स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज बोलेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग को पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो पावर होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर आपका पावर कांस्टेंट हो गया यानी पावर इक्वल टू होता है V1 I1, जैसे मान लेते प्राइमरी का लिख रहा हूँ, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया दोनों साइड में भाई, ओके, और ये P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू I2, तो ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब दोनों तरफ सेम। इसका मतलब क्या हुआ, V1 I1 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 I2। तो ओवरऑल देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे V1 बटा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर आपका I1 अपॉन I2 आ जाएगा। या फिर कहिए अगर आप इस रिलेशन को ले लेते हैं तो पावर मेरा कांस्टेंट P1 का मैं K लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। तो अब देखिए भाई I1 की बात करें तो I1 क्या हो जाएगा K अपॉन V1, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन चलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रिस्पेक्ट में अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं उस रिस्पेक्ट में आपका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के लिए डिसाइड नहीं होता है, आपके करंट के लिए भी होता है। यानी ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी कहीं पे वोल्टेज स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करना है तो वहाँ पे भी बोलेंगे, या फिर कहीं करंट को अगर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करना है तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे भाई। ठीक है, यानी दोनों करता है, वोल्टेज को भी करता है कम बेसी और करंट को भी एक तरीके से करता है कम बेसी। जैसे अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, तो वोल्टेज बढ़ गया तो वहीं पर क्या हो जाएगा, उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट कम जाएगा। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके भाई हम लोग इसका बनाते हैं CT/NPT। जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे भाई हम लोग रेंज एक्सटेंशन पढ़ते हैं। जैसे आपने गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट सीखा था, वहाँ पे मैंने आपको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भाई ज़्यादा हाई करंट या फिर हाई वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, फिर हम लोग को रेंज एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे एमीटर का रेंज बढ़ाना, तो शंट में हम लोग क्या कर रहे थे, एक रजिस्टर लगा रहे थे लो वैल्यू का, लो रेजिस्टेंस, है ना। वही वोल्टेज का एक तरीके से रेंज बढ़ाना है तो हम लोग सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करके मल्टीप्लायर बोल रहे थे हम लोग। तो उसी तरीके से भाई CT/PT भी क्या है, एक तरीके से अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पे करंट या फिर वोल्टेज को मेजर करना है तो वहाँ पे हम लोग टर्न रेशियो डिसाइड करके हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को एक तरीके से मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग का एक यूज़ होता है भाई जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस
इम्पीडेंस मैचिंग। आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है आज आपको भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैसे भाई अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चाहिए, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे आइसोलेशन के लिए। आइसोलेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अपने घर का एग्जांपल ले ले तो हम लोग के घर में क्या आ रहा है भाई, जैसे कॉलोनी में देखेंगे तो 3 फेज 4 वायर आ रहा है, आर वाई बी, और एक मेरा न्यूट्रल। और ये कहाँ से आ रहा है आपका पूरा का पूरा, आपके रोड के किनारे एक एच माउंटेड पोल होगा, इस पे आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। और इस ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इधर से मेरा 11 kV सप्लाई आ रहा है, और ये क्या हो रहा है पूरा 3 फेज होता है भाई, लेकिन सिंगल फेज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये क्या हो रहा है, इसको स्टेप डाउन करके क्या हो जाए, इधर से आपका 3 फेज 4 वायर एक तरीके से निकल जा रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये जो 11 kV है, ये 11 kV क्या होगा आपका, इधर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा उससे जुड़ा हुआ है, इसके पीछे सबस्टेशन होगा उससे जुड़ा हुआ है, उसके पीछे भी ट्रांसमिशन लाइन होगा उससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन के भी पीछे में क्या है एक तरीके से जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखें अगर आपका जो घर है भाई ये इस तरीके से गया हुआ है, तो अगर आप अपने घर को देखेंगे तो घर के लिए तो भाई एक न्यूट्रल चाहिए और एक आपका फेज चाहिए, है ना, सिंगल फेज हम लोगों ने लिया है। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो बाहर में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो भाई ये वाला वाइंडिंग और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड है, यानी फ्लक्स के थ्रू दोनों क्या है, कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है, ये दोनों वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो आइसोलेशन वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे भाई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चाहते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड हो, इलेक्ट्रिकली कोई भी कपल्ड ना हो, तो आइसोलेशन के लिए भी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे आपका हमेशा रेशियो क्या रहेगा, 1:1, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो पावर है, या फिर कहिए सॉरी पावर नहीं, जो आपका वोल्टेज और जो करंट है वो एक तरीके से सेम रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो आज के सेशन में हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के ऊपर बात करेंगे भाई। और इम्पीडेंस मैचिंग पूरा का पूरा जो है पावर से रिलेटेड है। पावर का कहने का मतलब क्या हुआ भाई, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, या फिर कहिए I²R, या फिर कहिए V²/R। तो अगर आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से भाई मान लेते हैं आप एक रेजिस्टेंस खरीद के ला रहे हैं, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोले हैं रजिस्टर एक डिवाइस है जिसका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओवरऑल आप गए मार्केट में, मान लेते हैं आपको 1000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे इसमें जो पावर रेटिंग होगा, पावर रेटिंग जैसे आपको 1 वाट का मिलेगा, या फिर कहिए 1000 ओम हो सकता है आपको 2 वाट का मिले, 5 वाट का मिल जाए, 10 वाट का मिल जाए, 20 वाट का मिल जाए, समझ रहे हैं। तो मार्केट में रेजिस्टेंस के अलग अलग वैल्यू वाले मिल जाएंगे, 1000 ओम, 500 ओम, 100 ओम, 50 ओम, 10 ओम, लेकिन उनका जो पावर रेटिंग आपको देखने को मिलेगा ये बहुत कम देखने को मिलेगा भाई, 1 वाट 2 वाट या फिर मिली वाट में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा लार्ज है, 1000 ओम, 500 ओम, 1500 ओम, 2000 ओम, ऐसे सीरीज़ में जोड़ के बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके पास जो पावर को झेलने का कैपेबिलिटी है भाई ये बहुत कम है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे भाई एक सिंपल सा बल्ब ले लेते हैं, तो ये जो बल्ब है मेरा, ये बल्ब क्या है एक तरीके से, अगर आप मार्केट में गए हैं तो मान लेते हैं 100 वाट का आपने बल्ब खरीदा, 10 रुपये वाला इनकैंडेसेंट लैम्प की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं 100 वाट का बल्ब है और ये मान लेते हैं 200 वोल्ट पे रेटेड है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अगर आपको वो दवाई दे रहा है भाई, तो दवाई कैसे खाना है, 1 टैबलेट खाना है, आधा टैबलेट खाना है, फिर एक दिन में 3 बार खाना है, तो वो आपको एक तरीके से गाइड करता है ना। तो उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए ये जो बल्ब है, ये बल्ब आप खुद बना रहे हैं अपने घर में, तो सीधी सी बात है जो कस्टमर आएगा आपसे ये बल्ब खरीदने के लिए, तो आप उसको बताइएगा ना कि जो बल्ब लेकर के जा रहे हैं इसको आप 200 वोल्ट पे चलाना है, और 200 वोल्ट पे जो आप चलाएंगे तो ये एक तरीके से 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको वो कुछ सजेशन ना दे, ये आपको बताएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप बिना रेटिंग के लेकर के आ रहे हैं बल्ब, हो सकता है आप 10 ये जो 12 वोल्ट वाला बैटरी आता है बाइक में या फिर कार में, उससे आप कनेक्ट कर दो और बल्ब जल ही नहीं रहा है, समझ गए। तो रेटिंग इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कस्टमर को पता चले कि इसको कितने वोल्ट पे चलाना है और कितने वोल्ट पे चलाने से कितना पावर एक तरीके कंज्यूम करेगा। और पावर रेटिंग इसलिए दिया रहता है ताकि कंज्यूमर को ये भी पता चले कि अगर मैं इस बल्ब को 1 घंटा चलाऊँगा तो मेरा एक तरीके से कितना ज़्यादा बिजली बिल उठेगा, समझ गए। तो ओवरऑल ये आपने एक बल्ब खरीद के लाया है, तो इस बल्ब का 2 चीज़ दिया हुआ, पावर रेटिंग दिया और वोल्टेज दिया हुआ है। तो ये 2 डाटा से हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी ये जो फिलामेंट यूज़ किया गया इस फिलामेंट के चलते कितना रेजिस्टेंस आएगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को पता है भाई पावर इक्वल टू होता है V² डिवाइडेड बाय R। तो वोल्टेज पता है और पावर मेरा पता है, तो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। जब रेजिस्टेंस निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 200 गुना 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर नीचे आ जाएगा। अब पावर नीचे कहने मतलब क्या है, ये 100 वाट, तो ओवरऑल यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 2 बार में 2 दूनी यानी ये हो जाएगा 400 ओम। क्लियर हुआ। तो ये जो 400 ओम आया, यानी इस बल्ब को भाई कहीं पे भी अगर आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकता हूँ, या फिर कहिए इस बल्ब को पूरा मैं 400 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा और पावर रेटिंग तो आपका वही रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये 100 वाट। क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 200 वोल्ट का बैटरी सोर्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस सर्किट को दिखा दिया है। अब देखिए भाई, ये जो बल्ब है आपके पास, इस बल्ब को आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ रेजिस्टेंस। यानी कहीं पे भी अगर आपको 400 ओम का रेजिस्टेंस का नीड होगा और वहाँ पे आपको पावर रेटिंग एक तरीके से 100 वाट का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं, आपका काम एक तरीके से हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसी तरीके से भाई अगर मान लेते हैं आपके पास कोई हीटर है, ठीक है, तो हीटर मान लेते हैं ये है आपका 1000 वाट का और ये मान लेते हैं 200 वोल्ट पे रेटेड है। तो इसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² यानी 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 1000। तो ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 40 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी इस आयरन को, ये आयरन है मेरा, ठीक है, इस आयरन को मैं क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस जो कि 40 ओम का होगा, और इस रेजिस्टेंस का जो पावर रेटिंग होगा कितना होगा आपका, ये 1000 वाट को एक तरीके से झेल सकता है। तो अगर आपको 40 ओम और 1000 वाट का एक तरीके रजिस्टर चाहिए तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे आयरन आप यूज़ कर सकते हैं। आयरन आपका एक बेस्ट 40 ओम 1000 वाट के रजिस्टर की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ। और आप सोचिएगा आयरन ही क्यों यूज़ करेंगे, बल्ब ही क्यों यूज़ करेंगे, बाजार से खरीद के ले आते हैं रजिस्टर। भाई बाजार में आपको इतना हैवी पावर रेटिंग का 1000 वाट का या फिर कहिए 100 वाट का, समझ गए, रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। वो जो मार्केट में अवेलेबल होंगे वो 1 वाट हो गया, 2 वाट हो गया, 3 वाट हो गया, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए एक चीज़ और समझिए आप, अगर हम लोग दोनों केस की बात करें, जब हम लोगों ने बल्ब लिया भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बल्ब को ऐसे सर्किट में रिप्लेस कर दिया रेजिस्टेंस से। तो यहाँ से करंट अगर देखेंगे, करंट कितना खींचेगा, तो I इक्वल टू वोल्टेज मेरा यहाँ पे 200 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे कितना है 400, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/2 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर एक तरीके से करंट खींचेगा, समझ गए, 0.5 एम्पियर करंट खींचेगा ये। और वही अगर हम लोग यहाँ पे इस हीटर वाले के केस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, I इक्वल टू वोल्टेज कितना है मेरा यहाँ पे 200, ठीक है, 200 और रेजिस्टेंस कितना है मेरा 40, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 4 20 यानी 5 एम्पियर का ये करंट खींचेगा, समझ गए। ओके, यानी 5 एम्पियर का करंट को ये 200 वोल्ट पे इजीली झेल सकता है, ये खराब नहीं होगा। लेकिन आपके पास जो मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है भाई, ये 1000 ओम का तो है अवेलेबल, लेकिन इसका पावर रेटिंग 1 वाट है, 2 वाट है, समझ गए। तो ये कितना करंट मैक्सिमम झेल सकता है, जैसे मान लेते हैं 2 वाट ले लेता हूँ, तो पावर इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, I² R, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पावर दिया हुआ है 2 वाट और रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो करंट देख सकते हैं कि कितना ये मैक्सिमम करंट झेल सकता है। तो I² इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P/R। पावर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 वाट, रेजिस्टेंस दिया आपका 1000। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कैल्सी में, भाई कैल्सी में देखिए कितना आता है, 2 वाट √2 वाट डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहा है भाई 0.044 एम्पियर।
ठीक है, 0.044 एम्पियर, इतना कम करंट एक तरीके से झेल सकता है ये। इससे ज़्यादा अगर आपने करंट दे दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगा। या फिर कहिए जो छोटा सा बैटरी आता है ना 9 वोल्ट वाला, ऐसे ब्लू कलर का आप ऐसे लगा 2 कैप, ओके, तो ये जो रजिस्टर आप खरीद के ला रहे हैं भाई बाजार से, इसको अगर आप ऐसे सीरीज़ में जोड़ दीजिएगा ना तो सीधे सीधे इसमें देखिए आग लग जाएगा। आग इसलिए लग जा रहा है भाई क्योंकि इनका जो पावर रेटिंग है ये बहुत कम है, समझ गए। और यहाँ पे आग लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हुआ, I2R लॉस, I2R मतलब पावर बहुत ज़्यादा हुआ। पावर कितना ज़्यादा हुआ, इसका जो हैंडल करने का कैपेसिटी था उससे बहुत ज़्यादा, जैसे 2 वॉट ही एक तरीके से झेल पाएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे करंट इतना ज़्यादा फ्लो हुआ हो और 1000 मल्टीप्लाई होकर पावर हो सकता है यहाँ पे 20 वॉट हो गया, फिर 40 वॉट हो गया, फिर 100 वॉट हो गया, तो उतना पावर ये झेल ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो रजिस्टर अवेलेबल हैं उनका रेजिस्टेंस का तो वैल्यू अच्छा खासा है, लेकिन वो ज़्यादा पावर झेल नहीं सकता, उनका पावर रेटिंग बहुत ही घटिया है एक तरीके से। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई। हम लोग अगर थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल में एंटर करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भाई अगर यहाँ पे मैं डीसी नेटवर्क की बात करूँ या फिर कहिए एसी नेटवर्क की बात करूँ, ओके, डीसी नेटवर्क कहने का मतलब क्या, आपको सर्किट में वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा, करंट सोर्स देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स भी देखने को मिलेगा, करंट सोर्स भी देखने को मिलेगा, आर भी देखने को मिलेगा, एल भी देखने को मिलेगा और सी भी देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो भाई जब भी आप डीसी नेटवर्क पढ़ें या फिर एसी नेटवर्क पढ़ें तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरम के बारे में। थ्योरम का हम लोग को नीड की होता है। जैसे अगर आप सिंपल सर्किट की बात करें, जैसे मान लेते हैं भाई मेरे पास एक सीरीज सर्किट है, ओके, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं आपका 12 वोल्ट है। तो आपसे पूछा करंट कितना है, तो आपने ऑलरेडी ओम्स लॉ पढ़ा और कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग को पता है, जैसे I इक्वल टू होता है V/R, तो वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल लेंगे। पावर अगर आपसे पूछता है कि कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है, पावर इक्वल टू हम लोग को पता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज मेरे को पता है, करंट हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो ये मेरा क्योंकि काफ़ी सिंपल सर्किट था तो हम लोगों ने सिंपल यानी ओम्स लॉ जो फार्मूला है उसको यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा डाटा कैलकुलेट कर लिया, पावर, करंट, वोल्टेज। लेकिन वही अगर आपके पास मान लेते हैं भाई नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लग गया, एक मान लेते हैं भाई यहाँ पे करंट सोर्स लग गया, है ना, यानी एक से अधिक वोल्टेज सोर्स हो गए या फिर एक से अधिक करंट सोर्स हो गया, फिर दोनों हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि सर्किट मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ऐसे सिचुएशन में भाई अब ओम्स लॉ ये सब नहीं काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है थ्योरम। थ्योरम का अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो ये एक स्टूडेंट को हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में। जैसे अगर आपके पास एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं सर्किट के अंदर तो वहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं, है ना। उसी तरीके से आपका नॉर्टन्स हो गया, थेवेनिन्स हो गया, केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। उसी तरीके से एसी नेटवर्क में आएंगे तो एसी नेटवर्क में सिंपल सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर जो कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वहाँ पे आपको थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो डीसी नेटवर्क की बात करें या फिर एसी नेटवर्क की बात करें, दोनों में एक थ्योरम कॉमन है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स कहने का मतलब क्या है, डीसी के अंदर है कि मान लेते हैं मेरे पास एक भाई डीसी जनरेटर है या फिर कहिए मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी अभी ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है भाई। ओके, तो डीसी जनरेटर की बात करें, मान लेते हैं शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर में ये आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हुआ, फील्ड वाइंडिंग के चलते आपका फील्ड रेजिस्टेंस हो गया। समझ रहे बात को। तो ओवरऑल देखिए ये जो मेरा जनरेटर है, यानी जो सोर्स है भाई, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, समझे। तो जब भी आप एक नेटवर्क को देखें या फिर एक सर्किट को देखें भाई, तो नेटवर्क के अंदर 3 चीज रहेंगे। एक तो आपका सोर्स हो गया और सोर्स के चलते आपका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा या फिर इम्पिडेंस रहेगा, एसी में जाएंगे तो इम्पिडेंस बोलेंगे एसी वर्ड को, और एक आपका लोड रहेगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मान लेते हैं मेरे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक लोड लगा दिया है, ये है मेरा RL। तो सीधी सी बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास
मैं जो हूँ इस लोड के पास मैक्सिमम पावर एक तरीके से ट्रांसफ़र करूँ। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग का थ्योरम क्या बोलता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये प्रूफ करता है कि अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर भेजना है तो ओवरऑल जो आपका सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस या फिर रेजिस्टेंस है, ये लोड के इंटरनल मतलब लोड रेजिस्टेंस या फिर लोड इम्पिडेंस के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे जो है भाई आपका जो एफिशिएंसी होता है, ये जो एफिशिएंसी होगा आपका, ये मात्र 50% रह जाता है, ठीक है, यानी 50% आपका एक तरीके से पावर लॉस हो जाता है। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये कंडीशन हुई, एसी में आके देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने, तो यहाँ पे जो आपका सोर्स का जो इंटरनल इम्पिडेंस है ये लोड के इंटरनल इम्पिडेंस के बराबर होना चाहिए, मतलब लोड इम्पिडेंस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्जुगेट लगता है। कॉन्जुगेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसीलिए भाई मैंने आपको बोला है, हमेशा बोला है कि पहले, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे अगर हम लोग चैप्टर 1 to 16 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं सॉल्व किया गया है कि बस बुक उठाए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन को ऐसे करते करते चले गए। भाई यहाँ पे भर भर के कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने ये फेजर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, तो अब वहाँ पे आपको दिक्कत होगा कि एसी में कॉन्जुगेट क्यों लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि हमेशा पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल करिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल करने के बाद ही मशीन या फिर पावर सिस्टम या फिर जो भी एडवांस सब्जेक्ट उसमें आइए आप, ओके। तो वो आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा। तो ओवरऑल देखिए, आप देख रहे हैं भाई, एसी की बात हो या फिर कहिए डीसी की बात हो, आपका यहाँ पे एक ही कंडीशन है मैक्सिमम पावर अचीव करने के लिए लोड तक, कि इंटरनल इम्पिडेंस क्या होना चाहिए, लोड इम्पिडेंस के बराबर होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है, एक नेटवर्क है, मान लेते हैं भाई ये एक मेरे पास सोर्स है और इसका इंटरनल इम्पिडेंस मान लेते हैं भाई, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस डीसी लेकर चल रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये है आपका 10 ओम, ओके, 10 ओम नहीं 1000 ओम मान लेते हैं। और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ये मान लेते हैं भाई आपका है 100 ओम का, ओके। उसका कुछ पावर रेटिंग पे, वो पावर रेटिंग मान लेते हैं 100 वाट। तो पहले समझिए भाई कि ये जो आपका सोर्स है, मान लेते हैं डीसी जनरेटर ले लेता हूँ, या फिर कहिए बैटरी भी ले सकते हैं आप। तो क्योंकि भाई लोड आपका 100 वाट पावर खींचेगा ही खींचेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेटर भी क्या होना चाहिए इस 100 वाट, क्योंकि जनरेटर ही क्या कर रहा है, 100 वाट पावर एक तरीके से सप्लाई कर रहा है। तो ये जनरेटर आपका 100 वाट पे कभी भी खराब नहीं होगा, ये 100 वाट को सस्टेन कर सकता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम पावर भेजना, तो मैक्सिमम पावर कैसे भेजेंगे, मेरे को यहाँ पे सोर्स का, यानी ये जो सोर्स है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, आपका ये जो लोड लगा हुआ है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग मैक्सिमम पावर भेज पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1000 है, ये आपका मात्र 100 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे 900 ओम और जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा, समझे, लोड के साथ। तो भाई मेरे अब जो आप 900 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे लोड के साथ, ये एक तरीके से 100 वाट के पावर को झेलना चाहिए, समझे, 100 वाट के पावर को ये झेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई हुए, इसलिए मतलब भाई समझिए ना, सीरीज में लगा रहे तो ओवरऑल समझिए, यहाँ पे भी मतलब ये जो आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे इसके पास भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि 100 वाट के आसपास के पावर को झेल सके। अगर आपने 900 ओम मान लिया मार्केट से खरीद के लिया रेजिस्टेंस 900 ओम, इसका मैक्सिमम पावर झेलने का कैपेसिटी 5 वाट ही है, तुरंत आपका ये जल जाएगा, समझे, काम ही नहीं करेगा, आपका सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा तुरंत। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग कैसे एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, सोर्स रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, कैसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी अब यहाँ से स्टार्ट हो गया ट्रांसफार्मर का काम, यानी कैसे ट्रांसफार्मर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, फिर एम्पिडेंस को मैच करने में यूज़ किया जाता है, उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर में भाई आपने रेफर्ड वैल्यू पढ़ा होगा, तो इमेजिन कीजिए कि ये मेरा यहाँ पे E2 है, ये मेरा यहाँ पे V1 है, यहाँ से करंट फ्लो I1, यहाँ पे मेरा E1 है।
तो ओवरऑल यहाँ से करंट आ रहा है, एक्साइटिंग करंट आ रहा है, तो फ्लक्स बनेगा तो ये भाई क्या होता है, यहाँ से इस वाले करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मेरा मेन फ्लक्स हुआ, ये फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पे लिंक कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में नहीं, फ्लक्स मेरा कॉमन है। तो जो E1 होगा इंड्यूस्ड EMF, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के ऊपर, समझ में आया। ये जो फ्लक्स है भाई ये चेंजिंग नेचर का, इसलिए मैं लिख रहा हूँ d∅dt के ऊपर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका N1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न N1 बोलते हैं, प्राइमरी को N2 बोलते हैं, तो N1 d∅dt हो जाएगा। वही अगर हम लोग E2 की बात करें, यही फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पे भी लिंक कर रहा है, तो E2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के ऊपर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट आएगा N2 d∅dt के ऊपर, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पे फ्लक्स और यहाँ पे फ्लक्स, दोनों फ्लक्स कॉमन है ना, या फिर देखिए यही फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है मेन फ्लक्स, ये दोनों वाइंडिंग में लिंक कर रहा है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। यानी हम लोग यहाँ पे फ्लक्स बराबर फ्लक्स कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, d∅dt इक्वल टू d∅dt कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में दोनों का क्या है, फ्लक्स बराबर है। फ्लक्स क्या है, चेंजिंग नेचर का है। ये फ्लक्स और ये फ्लक्स आपस में बराबर होगा, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा E1/N1। यहाँ से भाई इधर ले आएंगे तो d∅dt का वैल्यू मिल जाएगा ना। इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा E2/N2। तो अगर मैं इसको और अरेंज करके लिखूँ, E1 E2 को इधर ले आता हूँ, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1/N2, समझे। ये मेरा क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, समझे। यानी E1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 के ऊपर, E2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 के ऊपर। जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ते चला जाएगा। और एक चीज़ देखिए भाई, हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे बात किया है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में पावर मेरा कांस्टेंट है दोनों तरफ, है ना, P1 इक्वल टू P2। और ये क्या है, वैसे समझिए ना भाई, पावर कांस्टेंट हो गया ना, तो इतना अब हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझिए। यहाँ पे एक और जब करंट को देखेंगे तो करंट आपका क्या होता है, यहाँ पे I2/I1 हो जाएगा, ठीक है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब हम लोग ट्रांसफार्मर पे आते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड में एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, R ओम का। R इसको सेकेंडरी कर देता हूँ, सेकेंडरी साइड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, या फिर इसको R ही रहने देते हैं, सेकेंडरी नहीं लिखते, R ही रहने देते हैं भाई, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि अगर आप, और क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगा I2, और I2 जब फ्लो होगा तो ये खुद एक फ्लक्स बनाएगा, और फ्लक्स इस तरीके से बनाएगा कि ये मेन फ्लक्स को अपोज करे, है ना। तो ये ऐसे जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, यानी इधर आपका करंट निकल रहा है, यानी पॉजिटिव होगा, यहाँ से करंट जाएगा यानी नेगेटिव, ओके। यानी इसे डॉट दिखा दो तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है तो डॉट दिखा देते हैं, यहाँ से भी करंट निकल रहा है, इसको डॉट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है एक I2। तो और समझिए, अगर मैं सिर्फ सेकेंडरी साइड में रह करके देखूँ, इसी ट्रांसफार्मर को मैं अगर सर्किट से दिखाऊँ, ओके, या फिर इसी में देखते हैं ना, आइडियल लेकर चल रहे हैं, ओके। इसी में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ सेकेंडरी साइड से देखिए। सेकेंडरी साइड से भाई मैं इधर देखना चाहता हूँ, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, R का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है, सिर्फ सेकेंडरी साइड से। तो हम लोग पता ओम्स लॉ के हिसाब से R इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट। इधर मेरा वोल्टेज कितना है भाई बताइए, इधर मेरा वोल्टेज है कितना, P2, करंट कितना है इधर मेरा I2। यानी इस R का वैल्यू सिर्फ सेकेंडरी साइड से देखने पे मेरे को क्या मिलेगा, R इक्वल टू मिलेगा E2/I2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं इसी चीज़ को बोल रहा हूँ भाई कि अगर मैं प्राइमरी साइड से यहाँ पे खड़े होकर के पूरे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस देखना चाहूँ, मैं पूरे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस देखना चाहूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो देखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा R इक्वल टू, इधर जो करंट है मेरा क्या है, करंट है मेरा I1, वोल्टेज कितना है इधर मेरा V1, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ I1/V1, है ना। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यही पावर क्या हो रहा है, उधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, समझ में आया, समझ रहे बात को। ये वाला जो क्वेश्चन बोला ये सिर्फ सेकेंडरी साइड से मैंने देखा, R का वैल्यू मेरा क्या है E2/I2। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से देखूँ एकदम स्टार्टिंग प्राइमरी वाइंड से, यानी सोर्स के पास से खड़े होकर के देखूँ, तो ये पूरा जो है सर्किट का रेजिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा, R इक्वल टू, करंट मेरा I1 है, वोल्टेज मेरा V1 है इतना। और आपको पता है कि जो V1 होता है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, बराबर होता है E1 के, समझे, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसको, ये I1/E1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा भाई, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ऊपर में जो हम लोगों ने सर्किट बनाया है, इसको मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से अगर दिखाऊं, ये मेरा वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया,
कोर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इस तरीके से, है ना। इसके बाद इधर मेरा वाइंडिंग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कोर को एक तरीके से दिखा दिया, यानी कनेक्टेड है। वाइंडिंग चल रहा है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, और यहाँ पे मेरा एक लोड लगा हुआ है जिसको मैं आर ओम बोल रहा था। अब ध्यान समझिए, मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई यहाँ पे मान लेते हैं ये सब मैं अभी अवॉइड करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ, आइडियल केस लेकर के चल रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है भाई कि यहाँ पे दो सर्किट बन रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये। फर्स्ट केस में जब मैंने सेकेंडरी साइड में रह के देखा तो मैं E2 था, करंट में इधर I2 था, तो मैंने बोला कि इसका R का वैल्यू कितना होगा, R का वैल्यू होगा E2/I2। कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड केस को ही समझाने के लिए मैंने सर्किट बनाया। मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, सोर्स साइड से देखना चाहता हूँ, यहाँ से लेके ये पूरे सर्किट का कितना एक तरीके से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मेरे को, समझे। मैं भाई देखना चाहता हूँ यहाँ से खड़े होकर पूरे इधर तक का कितना मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर इम्पीडेंस कितना देखने को मिला, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, अभी जैसे मैंने लिखा ना कि इस साइड में जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इधर से करंट मेरा I1 जा रहा है, इधर जो मेरा वोल्टेज V1 है, यानी I1/V1 बोले या फिर कहिए I1/E1 बोले, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज मेरा यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होता है, समझ में। तो भाई मेरे ये जो आपने वैल्यू दिया ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको और इजी रखने के लिए, यानी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ना यहाँ पे दो सर्किट बन रहा है, एक ये और एक ये, तो क्यों ना इस सर्किट को इसी में एक तरीके से मर्ज कर दिया जाए। रेफर्ड वैल्यू आपने पढ़ा होगा, तो सिंगल सर्किट अगर बन जाएगा ये पूरा, तो इसका मेरे को आंसर देना ईजी हो जाएगा कि यहाँ से देखने पर मेरे को कितना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सेकेंडरी साइड को भी प्राइमरी साइड में रेफर्ड कर दे रहा हूँ। तो अगर आपने रेफर्ड वैल्यू पढ़ा होगा तो आपको पता है भाई, इधर से अगर आप उठा करके इधर भेजेंगे तो ओवरऑल कैसे भेजते हैं, देखिए समझिए। ये जो हम लोगों ने E2/E1 = N2/N1 = I1/I2 जो यूज़ किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, समझिए। पहले मैं यहाँ से E1 का वैल्यू निकालता हूँ, पहले ये वाला रिलेशन यूज़ करके, सिर्फ ये वाला, ठीक है। E1 का बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा E2 × N1 / N2, ये मेरा E1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मैं ये रिलेशन यूज़ करके यहाँ से मैं I1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो I1 = कितना आ जाएगा बताइए, I1 = हो जाएगा N2 × I2 / आपका N1, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ से मेरा E1 है किसके टर्म में, E2 के टर्म में आया है, और ये I1 है किसके टर्म में, I2 के टर्म में है मेरा, समझे। तो अगर मैं E1 का वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, R है ना, R = क्या होता है, वोल्टेज ऊपर होता है, ठीक है। V1/I1 E1/I1 लिख सकते हैं आप। ऊपर में भी कोई गलती कर दिया क्या हम लोगों ने, ऊपर में कहीं गलती हुआ है क्या यार, छोटा चीज़ मिस्टेक हो जाता है, E1/I1 होगा, इसको भी कीजिए। इधर सही लिखा है हम लोगों ने, V/I2 सही, उधर वाला सही, इधर ही हम लोगों ने गलती कर दिया, क्योंकि पहले मैंने करंट बोल दिया कि करंट बह रहा I1, ठीक है। तो यही सब थोड़ा दिक्कत होता है, ये सब छोटा भाई मिस्टेक हो तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। ओवरऑल देखिए हम लोग के पास यहाँ पे E1 का वैल्यू E2 के टर्म में है और I1 का वैल्यू I2 के टर्म में है। तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इस E1 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और ये I1 का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो R = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 का पुट करें तो क्या हो जाएगा, E2 × N1 / N2 / I1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, I2 × N2 / N1। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 ऊपर चला जाएगा, N2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा E2/I2, और ये हो जाएगा आपका N1 / N2 का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ तक का आया, पूरा आपने इसको क्या कर दिया, इधर रिफर कर दिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को वैल्यू मिल गया है। समझ गए भाई, इस चीज़ को आप फील कर पा रहे होंगे, ओके। तो ओवरऑल एक चीज़ और देखिए, जो E2/I2 था, E2/I2 जो था भाई, E2/I2 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए यही है ना मेरा E2/I2, मतलब सिर्फ सेकेंडरी साइड में रह करके हम लोगों ने देखा, सिर्फ सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा था, E2/I2। भाई E2/I2 ये जो निकाला है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं, सिर्फ इधर से देखने पे, है ना। यानी सेकेंडरी साइड में जो आप रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको,
तो आप देखें यहाँ पे आइए वापस, ये जो E2/I2 आया है इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा कब था, जो सेकेंडरी साइड में मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, है ना। और ये क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये पूरा प्राइमरी से सेकेंडरी तक का, यानी पूरा प्राइमरी साइड से हम लोग देख रहे थे, है ना। तो ओवरऑल ये मेरा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखिए हम लोग वापस से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में तो हम लोग के पास रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है उतना हैवी पावर का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लोड को मैच करवाने के लिए भाई, लोड इम्पीडेंस को मैच करना, ट्रांसफार्मर लेके आ रहे हैं। फिर से समझिए, एक नेटवर्क लेके चल रहा हूँ मैं, नेटवर्क लेकर के चल रहा हूँ, यानी एक सोर्स है, मान लेते हैं भाई ये मेरे पास सोर्स है, और इस सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस लेकर चल रहा हूँ, ये मान लेते हैं ये आपका 6000 ओम है, ओके। और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 1000 ओम, और ये है 100 वॉट पे। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चेक करना होगा, इसको भी क्या करना होगा भाई, 6000 ओम के बराबर बनाना होगा, है ना। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू लोड के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सीधी सी बात है, 100 वाट का रेजिस्टेंस तो है नहीं कि यहाँ पे लगा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स और लोड के बीच में ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके का, ये हो गया मेरा एक ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर का ये जो वाइंडिंग यूज़ किया, इसका थिकनेस और जो आपने कोर यूज़ किया, उस कोर के अंदर जो इंसुलेशन इतना होना चाहिए भाई कि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर सके, 100 वाट के पावर को झेल सके, समझे, 100 वाट के पावर तक ये विथस्टैंड कर सके। ऐसा ना हो कि वाइंडिंग का तार पतला डाल दिया और जब वो करंट फ्लो हुआ तो तुरंत मेल्ट हो गया, नहीं, ट्रांसफार्मर कम से कम 100 वाट का एक तरीके झेलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सोर्स कनेक्ट कर दिया, सोर्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा देते कितना है आपका 6000 ओम, और इधर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि मेरा लोड रेजिस्टेंस है, RL का वैल्यू यहाँ पे दे कितना 1000 ओम, और ये पावर तो आपका 100 वाट खींचेगा ही खींचेगा, समझ गए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर भी एक तरीके से उतना पावर झेलना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर भाई हम लोग ईजिली बना सकते हैं ना 100 वाट का पावर झेलने के लिए। ट्रांसफार्मर का रेटिंग देखते हैं कितना होता है, KVA में, MVA में, समझ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा हम लोग पावर रेटिंग पे ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो 100 वाट तो इजीली बन सकता है हम लोग का। अब देखिए कैसे हम लोग का यहाँ पे इम्पीडेंस मैच किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये हम लोगों ने क्या किया, सर्किट में एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है। तो ओवरऑल देखिए मेरे को पता है ये मेरा सोर्स है, इतना दूर तक क्या है, मेरा सोर्स है, ओके, सोर्स। तो भाई सोर्स का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 6000 ओम। तो अगर सोर्स के आगे का अगर मैं देखूँ सर्किट, आगे का सर्किट मेरे को कितना मिलना चाहिए, इसको मिलाकर कितना मिलना चाहिए, 6000 मिलना चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये जो मेरा नंबर ऑफ टर्न है N1 N2, इसका रेशियो इस तरीके से रखेंगे कि ये मेरा एक तरीके से जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस है ये वो दे देगा। कैसे देगा समझिए। तो भाई मैंने अभी देखा, मेरे को क्या देखना है कि मैं देखना चाहता हूँ इस सोर्स को छोड़ दीजिए, ये सोर्स को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का पूरा मैं देखना चाहता हूँ कितना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी प्राइमरी साइड से लेकर सेकेंडरी साइड का। तो अभी जस्ट देखा कि प्राइमरी साइड का जो रेजिस्टेंस होता है पूरा का पूरा जो वैल्यू आता है क्या होता है, R सेकेंडरी इनटू N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। सही बात है। अब मेरे पास प्राइमरी दिया हुआ है, समझिए भाई, ये R सेकेंडरी यानी इधर से इतना तक देखेंगे सिर्फ तो कितना आपको देखने को मिले, इतना देखने को मिलेगा, है ना, 1000 ओम। N1 डिवाइडेड बाय N2 मेरे को निकालना है, कितना टर्न रेशियो रखा जाए, और R प्राइमरी मेरे को चाहिए कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को कितना चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए, मेरे को 6000 चाहिए, समझ गए। तभी तो भाई मेरे सोर्स का है 6000 ओम, तो बस सीधी सी बात है, सोर्स के आगे का ये पूरा ट्रांसफार्मर से मिला करके रेजिस्टेंस तक, ये लोड रेजिस्टेंस कितना चाहिए मेरे को, 6000 चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो मेरे को कितना चाहिए, 6000 चाहिए ना, तो R प्राइमरी ही तो होगा। R प्राइमरी का वैल्यू में कितना डाल दूँ, यहाँ पे मेरे को 6000 ओम चाहिए, समझ गए। और R सेकेंडरी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखने में कितना मिल रहा था, 1000 ओम देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को टोटल कितना चाहिए, जिसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं 6000, तो 6000 मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, N1:N2 का 3 0 से 3 0 खत्म हो जाए, फिर इसको नीचे रहे, ये तो खत्म हो जाएगा ना, समझ गए। नहीं ऐसे समझ में आता है भाई, क्या हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट इधर आएगा, ये 3 0 खत्म कर दिए, क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ओवरऑल इस पर रूट आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा N1/N2, ओके। तो ओवरऑल इसका अब देखिए भाई,
हम लोगों ने तो ऐसे रैंडमली उठा लिया था ना क्वेश्चन, तो ओवरऑल मान लेते हैं ये 9000 कर लीजिए, 9000 मेरे को चाहिए, ठीक है। यानी सोर्स का इम्पिडेंस कितना है 9000, और लोड यहाँ से लेके आता है भी मेरे को 9000 चाहिए, तो 9 करेंगे तो रूट 9 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 9 कट जाएगा एक तरीके से, तो 9 और 9 का रूट निकालना तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, यानी कितना आ जाएगा 3:1, यानी n1 डिवाइडेड बाई n2। कहने मतलब क्या है कि n1 जो है अगर मेरा 3 टर्न का है तो n2 मेरा कितना होना चाहिए 1 टर्न का होना चाहिए, तब जाके मेरे को क्या मिल जाएगा 9000 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी इंपेडेंस मैच कर गया। अब ये रेशियो में भाई, इसका मतलब ये नहीं कि 3 टर्न बस लगाएंगे भाई, इसका मतलब हुआ रेशियो आपने पढ़ा होगा भाई मैथ में, इसका मतलब क्या है n1:n2 अगर आ रहा है 3:1, इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है कि 3000 टर्न हो तो ये कितना हो आपका 1000 टर्न, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 3:1 आएगा। समझे, रेशियो अलग चीज़ होता है, रेशियो आपका फॉल्स डाटा बताता है, ठीक है, एक्चुअल डाटा नहीं है एक तरीके से। तो ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा 3, ये 3 और इधर आपका 1 का आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ओके, और अगर इसको और प्रूफ करना है, जैसे अभी जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों ने कंडीशन लिया ना 9000 ओम चाहिए मेरे को, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना था और लोड कितना है आपका 1000 ओम, ठीक है। तो अभी देखिए प्रूफ करवा देता हूँ, हम लोग का जो आया था, सर्किट बना ही लेते हैं भाई, ये ट्रांसफार्मर बीच में लगा दिए, यहाँ पे आपका 1000 ओम है, इधर मेरा एक तरीके से 9000 ओम का सोर्स लगा हुआ है। ओके, तो अगर यहाँ पे 3 और 1 का रखेंगे, n1 मेरा 3 है, ये n2 मेरा 1 है, तो देखिए कैसे आएगा। हम लोग को पता है आर प्राइमरी मतलब यहाँ से, ठीक है, सोर्स से पूरा यहाँ तक का हम लोग देखना चाहते हैं कितना मेरे को मिलेगा, यानी यहाँ से देखना ऐसा बोलते हैं आर प्राइमरी साइड से पूरा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो कितना होता है आपका आर सेकेंडरी कितना है आपका 1000, और टर्न रेशियो कितना लिखा है अपने 3:1, है ना, यानी n1 डिवाइडेड बाय n2 का होल स्क्वायर, भाई यही तो है ना। ठीक है, सही तो है। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1000 गुना इसका 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9000 ओम। समझे, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो आपको 9000 मैच करके, इसका 9000 है, तो इंटरनल इम्पिडेंस क्या हो गया आपका लोड इम्पिडेंस के बराबर हो गया, यानी इम्पिडेंस मैच कर गया, यानी यहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके इम्पिडेंस को मैच करवाते हैं। और ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग हैवी पावर रेटिंग का बना सकते हैं, यानी इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसका पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि लोकल मार्केट में हम लोग पास उतना हैवी पावर रेटिंग का रजिस्टर अवेलेबल नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 को पहले करते हैं भाई। 106 को करने में 105 करेंगे, उसका फिर 107 करेंगे। देखिए 106 में यही बोल रहा है, बोलता है कि मेरे पास एक रजिस्टिव लोड है, यानी फिर से एक नेटवर्क है, और इसने बोला कि लोड जो है ये मेरा 10 ओम का है, इस टू बी इम्पिडेंस मैच बाय ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं, लोड मेरा ये है, समझिए क्वेश्चन को, और सोर्स मेरा इधर है एक लगा हुआ, और सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई कितना दिया हुआ है 6250 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अचीव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 6250 ओम है, और यानी यहाँ पे क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है एक तरीके से लोड रेजिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ये मेरा सोर्स हो गया, सोर्स के चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 6250 ओम, है ना। तो ओवरऑल इधर मेरा लोड, ठीक है, इधर मेरा लोड कितना, ये है RL इक्वल टू 10 ओम। तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे भाई इम्पिडेंस को मैच करवाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया, और आपसे पूछा है कि ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या रखेंगे, N1:N2 क्या होगा, ये आपको बताना है कि इनका लोड मैच कर जाए, यानी इम्पिडेंस मैच कर जाए। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को पता है कि मेरे को यहाँ से यानी सोर्स से आगे तक का पूरा कितना रेजिस्टेंस चाहिए, कितना वैल्यू चाहिए
मेरे को इतना चाहिए, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब लोड ये पूरा सोर्स है, अगर इसका मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर से लेकर के जो आरएल लगा पूरा पूरा अपने आप में क्या हो जाएगा, लोड की तरह बिहेव करेगा, समझे। यानी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे को कितना चाहिए रेजिस्टेंस, इसका मेरे को चाहिए 6250 ओम, दोनों मैच कर जाएगा तो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफर हो पाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से मेरे को यहाँ तक का पूरा देखना पड़ेगा, यानी आर प्राइमरी पूरा देखना पड़ेगा। तो आर प्राइमरी क्या है आपका, आर सेकेंडरी, यानी यहाँ पे कितना है 10 गुना यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर होता है, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, N1 कितना है मेरा, यही तो निकालना है। और आर प्राइमरी कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चाहिए होगा, मेरे को इतना चाहिए होगा। तो आर प्राइमरी की जगह मैं लिख देता हूँ 6250, और ये क्या हो जाएगा N1/N2 का होल स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये 625, और इधर हो जाएगा N1/N2 का होल स्क्वायर इधर बचेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये 625 का यानी 25 हो जाएगा, यानी N1 डिवाइडेड बाय N2, इसका ही कुछ नहीं तो 1 छुपा, यानी इसका रेशियो कितना होगा, N1/N2 का रेशियो कितना रखेंगे, 25:1 रखेंगे, ठीक है भाई। तब जाके आपका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मैच कर जाएगा, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं, जैसे देखिए आर मतलब पूरा प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक का मेरा क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आर सेकेंडरी, यहाँ पे कितना है आपका टर्न रेशियो N1/N यानी 25/1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 10 ओम था क्वेश्चन में, 25 का स्क्वायर यानी 625 करेंगे, ओवरऑल 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना आ गया आपका 625, मतलब 6250 ओम आ गया ना पूरा प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक। तो इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे सॉल्व करना है दिमाग लगा करके, बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, बोलता है भाई द सेकेंडरी लोड इम्पीडेंस ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ZS। यहाँ पे क्या बोला है, स्टेप अप है, ट्रांसफार्मर क्या है स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या होता है, N1 हमेशा बड़ा होता है N2 से, सॉरी भाई, स्टेप अप है, ठीक है, यानी ये N1 होगा तो N2 होगा, यानी इधर मेरे को वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिला, यानी क्या हो गया, N2 मेरा बड़ा है किससे, N1 से, समझ गए। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग को पता है, इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम लोग देखें पूरा, आर प्राइमरी क्या हो जाएगा बताइए, आर सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा आपका N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बोला है, लोड का जो इम्पीडेंस है, ठीक है, सेकेंडरी लोड, यानी सेकेंडरी साइड में जो लोड लगा है क्या है, ZS है, यानी इम्पीडेंस ZS दिया हुआ है, तो ये ZS कर लेते हैं ऐसे, इस पूरे इक्वेशन को ना भाई ऐसे कर लेते हैं। जब आप AC में काम करेंगे ना तो यहाँ पे Z प्राइमरी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा Z सेकेंडरी, और ये हो जाएगा आपका N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल देखिए जो मेरा लोड है, लोड दिया हुआ है, लोड इम्पीडेंस इतना दे, इसके मैं लिख दिया ZS। और यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है भाई कि मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मीन्स N2 मेरा क्या है, N2 मेरा बड़ा है N1 से। इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ओके, एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो 1 से कम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई बताइए, ZS क्या हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लेते हैं ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ओके, और यहाँ पे भाई एक मान लेते हैं इम्पीडेंस लगा, मान लेते हैं ऐसे समझिए, आ रही लेके चलता हूँ, मान लेते हैं 10 ओम लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये मान लेते हैं N1 है, ये मान लेते हैं N2 है। तो स्टेप अप में मतलब क्या है, इसका मान लेते हैं मेरा रेशियो चल रहा है 9:1 का रेशियो चल रहा है, ठीक है, सीधी से इधर वाला टर्न ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा आपका स्टेप अप हो गया ये। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर आर प्राइमरी से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्राइमरी या फिर Z प्राइमरी बोलिए, इधर कितना है मेरा 10, और इधर क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 10 गुना आपका N1 कितना है 1, और ये कितना है 9 का स्क्वायर, यानी कितना 9 9 81, ओके। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई बताइए, 10 डिवाइडेड बाई 81, यानी डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू, यानी ओवरऑल कितना आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा भाई, समझ गए। यानी जो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड तक का पूरा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू निकालिएगा भाई, तो हमेशा क्या होगा, इससे कम ही ना आएगा, समझ गए। जो सेकेंडरी साइड में आपको देखने को मिल रहा था इम्पीडेंस, उससे आपको हमेशा कम ही मिलेगा आर प्राइमरी का वैल्यू, समझ गए। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। इस चीज़ को आप दिमाग में समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास इम्पीडेंस को मैच करवाने के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लिया जाए, और बोल रहा है कि अगर लोड का इम्पीडेंस आपका ZS है तो प्राइमरी
मतलब पूरा प्राइमरी से सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस अगर देखेंगे तो कितना होगा आपका, हमेशा क्या होगा, ZS से कम आएगा। ZS अभी एग्जांपल के रूप में कितना 10 लिया था, है ना, 10 था आपका ZS का वैल्यू, और अभी हम लोगों ने प्राइमरी से सेकेंडरी साइड का पूरा देखा तो क्या आ रहा था आपका, ये कितना आ रहा था 81 बटा, यहाँ पे जो भी है भाई कितना 10 था, 81 बटा 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, हमेशा ZS से कम ही आएगा, नहीं 10 से कम आएगा। 106 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं 107 पे। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 106 की बात हो रही भाई। और क्वेश्चन नंबर 106 का मतलब क्या है, 106 में क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे इंपीडेंस को मैच करवाया जा रहा था। फिर से सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे आपका सोर्स था, इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा था 6250 ओम का, और यहाँ पे हम लोगों ने बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा रखा था इम्पीडेंस को मैच करवाने के लिए, ओके। और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ था, कितना ओम का था, ये 10 ओम का था, ठीक है। तो बोलता है इन द एबव क्वेश्चन इफ द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज कहना है मतलब क्या भाई, अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूँ, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, इधर कोई ड्रॉप नहीं होगा, और ओवरऑल इधर भी क्या होगा, इधर भी मतलब नेगेटिव ड्रॉप होगा। मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे सोर्स की बात कर रही है भाई, सोर्स वोल्टेज कितना है, ओपन सर्किट मतलब क्या है, ये हटा दिए यहाँ से, ओपन कर दीजिए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपको, ओपन सर्किट में ये वाला वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है, 50 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, समझ में आया। व्हाट विल बी द सेकेंडरी पावर, सेकेंडरी साइड पावर कितना होगा, अब क्योंकि भाई यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर, ये क्या बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है इंपीडेंस को मैच करवाने के लिए, नहीं ये पूरा प्रोसेस में बोल रहा है क्या होगा पावर सेकेंडरी साइड में। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अचीव करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाया, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, एफिशिएंसी आपका क्या होता है, 50% डाउन होता है। नहीं, जब का ये वोल्टेज है भाई, ओपन सर्किट में जो वोल्टेज मिल रहा है, जिसको सोर्स वोल्टेज बोल रहा है 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट यानी अपने आप में 100% है, तो इसका जो होता है 50% जो है आपका क्या होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी 25 वोल्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, समझ गए। और 25 वोल्ट खत्म हो गया, इसका मतलब आगे कितना मिलेगा मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 25 वोल्ट, यानी यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, इवन कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 25 वोल्ट। 25 वोल्ट तो यहीं पे खत्म हो गया ना, ओके। और यहाँ पे 25 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है E2 हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि N1:N2 हम लोग को पता है, टर्न रेशियो निकाल लिया था, कितना था 25/1, ये 25 था, तो ये 1 होगा। तो हम लोग बात करते हैं E2 का, तो E2/E1 इक्वल टू होता है N2/N1। तो यहाँ से टर्न रेशियो से हम लोग E2 निकाल लेते हैं, तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, E2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा E1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो E1 मेरा कितना है 25, N2 कितना है मेरा 1, और N1 कितना 25, यानी कट के कितना आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट, यानी सेकेंडरी साइड में कितना आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट बचेगा। और इधर वोल्टेज पता चल गया, और इधर जो रेजिस्टेंस था ये मेरा 10 ओम लगा हुआ था, तो ओवरऑल कितना होगा, पावर इक्वल टू पूछा है, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। V कितना मेरा 1 × 1 डिवाइडेड बाय R कितना है 10, यानी कितना हो जाएगा 0.1 वाट। 0.1 वाट जो है सेकेंडरी साइड में आपका पावर एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये सारा का सारा आपको आंसर मिल गया होगा भाई, क्या होता है इम्पीडेंस मैचिंग और कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं इम्पीडेंस को मैच करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी आपका इम्पीडेंस मैचिंग से ही रिलेटेड है।